मैं सी लेवल से 3200 मीटर ऊपर हूँ और ये जगह जानलेवा है। आई डब्ड फॉर द लेजेंडरी बेयर ग्रिल्स। तो कभी वो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, कभी वो जंगल से गुजर रहे हैं, कभी वो किसी झरने से होकर निकल रहे हैं, कभी वो किसी रेगिस्तान में हैं। सो उसमें आपको पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं तो आपको अपनी आवाज़ उस तरह से मॉड्यूलेट करनी पड़ेगी कि उनकी सांस उखड़ रही है। इतनी रील्स देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे जिसमें AI वॉइस ओवर है। AI के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम ये सोच के चलें कि नहीं, AI हमें मैच नहीं कर सकता या AI ह्यूमन से बेटर नहीं हो सकता है आज ना हो, बट देयर इज नो अश्योरेंस कि कल ना हो पाए। एज एन आर्टिस्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन से तरह का काम AI से रिप्लेसेबल है आसानी से। आपने नेशनल ज्योग्राफिक के साथ भी काम किया है। किसी के रेफरेंस के थ्रू एक दिन मुझे कॉल आया कि आप ऑडिशन के लिए आइए नेशनल ज्योग्राफिक में। तो हम बचपन से ये डॉक्यूमेंट्रीज हिंदी में डब देखते आ रहे हैं, तो ये तो इट वाज लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर मी। मैंने अपने हेडफोन का माइक का ये वायर ऐसे पकड़ के जोर से, और मैं इसे खींच रहा हूँ और मैं चिल्ला रहा हूँ, खींचो खींचो जोर से खींचो। तो वो स्टूडियो वाले कह रहे भाई मेरा हेडफोन का तार मत तोड़ देना यार तुम। बिकॉज आई हैव टू, बिकॉज आपको अपनी उस तरह का आपको बॉडी पोजीशनिंग बनानी पड़ती है टू गेट दैट काइंड ऑफ अ टोन। अब ऐसे बैठे बैठे तो अब मैं बोलूंगा खींचो 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 तो शायद ना आए। एनेक्डोट है आपका जो आप कहते हैं बड़ा फनी था वो? कि जैसे मान लीजिए कोई हॉरर शो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम स्टूडियो की लाइट्स ऑफ कर देंगे, ठीक है, और सडनली हम एक ऐसा माहौल बना देंगे, लाइट्स बिल्कुल डिम हैं और मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि उसके बाद फिर वो घने जंगलों से गुजरता हुआ जैसे ही मेन सड़क पर आया, उसके सामने गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी ने उसे अंदर आने को कहा। जैसे ही वो उस गाड़ी में बैठा, गाड़ी चलाने वाले शख्स ने पीछे मुड़कर कहा, सर OTP दे दो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। आज का जो एपिसोड है ना, बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। मैंने एक ऐसे आर्टिस्ट को और एक ऐसे मैवरिक को इनवाइट किया है जो एक वॉइस आर्टिस्ट हैं। आपने उनकी आवाज़ सुनी होगी, जब भी वो आएंगे ना तो सुनना, आपने कहा हाँ यार मैंने ये आवाज़ सुनी है कहीं पे। वो नेशनल ज्योग्राफिक पे भी आ चुके हैं, कई ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया है। हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी कि कैसे एक वॉइस आर्टिस्ट बना जाता है और इंडस्ट्री में AI के कारण क्या इम्पैक्ट आया है। पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे पुराने जो मैवरिक्स हैं जो मैंने इंटरव्यूज़ ली हैं प्लीज़ उनसे सीखें कुछ, वो पॉडकास्ट वो एपिसोड्स भी ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे मैवरिक। उनका नाम है आशीष भंडारी। हेलो आशीष, वेलकम बैक टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। हाय रोहित। देखा, मैंने पहले इंट्रो में कहा था कि जब आप आशीष की पहले हेलो सुनेंगे ना तो आपको लगेगा यार मैंने ये आवाज़ कहीं सुनी है। सो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ऑडियंस, आपको लगा कि नहीं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। तो आशीष कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। रोहित आप कैसे हैं? जी ठीक है, बढ़िया। अभी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई है थोड़ी यहाँ पे। तो इंडिया में तो मैंने सुना अभी भी थोड़ी गर्मी है। तो गर्मी है, बारिशें हो रही हैं, थोड़ा नेचर फ्यूरी चल रही है। जी जी जी, बट यस इट्स क्वाइट हॉट। हाँ जी, इट्स क्वाइट हॉट या। तो आशीष, बात करने से पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इंट्रो दे। लोगों ने आपकी आवाज़ सुनी है पर्दे के पीछे जैसे हम कहते हैं, पर अब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में आजकल? क्या इंडस्ट्री में वॉइस आर्टिस्ट में अभी क्या कर रहे हैं आप? लाइफ में ये चल रहा है यार, ये मेरा वर्क स्टेशन है, ये मेरा बूथ है। इट्स लाइक माई टेम्पल। और यहाँ से इन द वॉइस इंडस्ट्री आई हैव बीन एक्टिव फॉर ऑलमोस्ट 2 decades नाउ। बट मैंने फुल टाइम इसे कुछ साल पहले ही शुरू किया था, इनफैक्ट जस्ट बिफोर कोविड। तो एक शौक था जो प्रोफेशन में बदला, और आजकल मैं एपिक चैनल की वॉइस हूँ, प्रोमो वॉइस हूँ, और कई सारे कॉर्पोरेट AVs, ऑडियो बुक्स, एक्सप्लेनर वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज में आप मेरी आवाज़ शायद सुन चुके होंगे या सुनेंगे आगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग प्रीटी मच एवरी डे। जी जी। कोई पॉडकास्ट है आपका? पॉडकास्ट मैंने एक्चुअली एक ऑडियो पॉडकास्ट शुरू किया था रोहित, इंटरेस्टिंगली जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वॉइस ओवर्स फुल टाइम। राइट। Incidentally COVID-19 pandemic happened, and a lot of artists, like सबकी जिंदगियां बदल गईं, सबके काम करने के तरीके बदल गए। तो हम आर्टिस्ट्स के लिए भी घर से काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस वक्त क्योंकि समय भी था और हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे, तो मैंने एक ऑडियो पॉडकास्ट शुरू किया था जिसका नाम था बैक टू द रूट्स। ये मेरी वाइफ का आइडिया था, जिन्होंने मुझे कहा कि आप
हमारे इंडियन फेस्टिवल्स के त्योहारों की कहानियां लोगों को सुनाई है। अरे तो हाँ, कुछ तो बड़े गुड आइडिया। हाँ, जी, जी। तो कई सारे त्योहार हमारे ऐसे हैं जो हम मनाते तो बहुत धूमधाम से हैं, और शायद कुछ रिचुअल्स भी हम बचपन से, जब से हमें होश है तब से करते आ रहे हैं, पर इनके पीछे की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता। तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी जर्नी रही। मैंने शुरू किया था बैसाखी से, बिकॉज़ अप्रैल मार्च एंड में लॉकडाउन हुआ था, सो अप्रैल में पहला त्योहार बैसाखी था, उसके बाद अक्षय तृतीया, उसके बाद मई जून में एज़ सच कोई बड़े फेस्टिवल होते नहीं हैं, तो मैंने फिर इंसिडेंटली रमज़ान का भी एक पॉडकास्ट एपिसोड किया, ईद के ऊपर भी किया, चार धाम यात्रा के ऊपर किया, और फिर सावन के महीने से जो त्योहार फिर से शुरू होते हैं, तो वो पूरा सर्कल एक चला पूरे 1 साल तक, टिल वी हिट द सेकंड वेव ऑफ कोविड। उसके बाद मैंने कुछ और एपिसोड्स किए जो उस वक्त रेलेवेंट थे, कि कैसे हमारे माइथोलॉजी में, हमारी पुरानी कहानियों में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि वो माहौल ऐसा था जब लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, जब लोगों को एक दूसरे के प्यार की, सहारे की ज़रूरत थी। तो हमारी कहानियों में से कुछ ऐसे किस्से जो थे वो मैंने शेयर करना शुरू किया, एंड आई डिड ऑलमोस्ट अबाउट 40 एपिसोड्स ऑफ वाओ, दैट वाओ, पर्टिकुलर ऑडियो पॉडकास्ट। यस। वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। तो अब छोड़ा क्यों? कंटिन्यू क्यों नहीं किया? नहीं, उसके बाद कोविड के बाद चीज़ें खुलने लगीं, और ओके, काम उस तरह से बढ़ने लगा, जी, स्टूडियोज़ में आना जी। जाना होने लगा, और फिर वो कहते हैं ना कि एक एक चीज़ जो अच्छी शुरू होती है उसका कहीं न कहीं जाकर एक समापन होना ज़रूरी है। तो हुँ, आई थिंक बैक बैक टू द रूट्स ने अपनी जर्नी पूरी की, और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उसे और एक नई तरीके से लेकर आपके सामने आएँ, जिसमें कि हम ना सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, बट दुनिया की और भी कहानियाँ, और भी कल्चर से कहानियाँ जी, लेकर हम जी, आपके सामने आएँ। सो वो जी। तैयारी चल रही है उस पे। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। ये यूट्यूब पे है, स्पॉटिफ़ाई पे, कहाँ पे है ये? नहीं, इट्स इन ऑडियो, इट्स ऑन इट्स एन स्पॉटिफ़ाई। ऑडियो हाँ जी, एंड स्पॉटिफ़ाई स्पॉटिफ़ाई, पे, इट्स एन ऑडियो। ठीक, ठीक। बैक जी, टू द रूट्स, स्पॉटिफ़ाई। डेफ़िनेटली मैं सब्सक्राइब करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप जी, भी देख रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो बैक द रूट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी, बिल्कुल। आशीष, बताइए आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? स्पेशली ये वॉइस ओवर जो करियर है, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये रोहित बहुत बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं हुँ, ग्रेजुएशन कर रहा था, अपना हुँ, बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ रहा था। परफॉर्मिंग आर्ट्स से एक नाता स्कूल टाइम से जुड़ा रहा था, स्टेज पर जाने का, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो थिएटर हो। पर इस तरह से वॉइसिंग को प्रोफ़ेशन बनाने का ना कोई एक्सपोज़र था, ना इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता था। इंसिडेंटली मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वो मास कम्युनिकेशन कर रहा था, और उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया, बोला कि तू कल क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। तो उसने कहा एक बार कॉलेज आ, मैं बताता हूँ कि ऑडियो शोज़ कैसे रिकॉर्ड होते हैं, तुझे दिखाता अच्छा, हूँ। अच्छा। तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई, मैं चला गया उसके पास। तो एक कुछ कोई तो वो शो रिकॉर्ड कर रहे थे जिसमें कि वो खुद एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, और मैं कंट्रोल रूम में बैठकर ये सब देख रहा था और एन्जॉय कर रहा था। तो वो कोई ओल्ड एज होम का सीन था, और वो कोई बुजुर्ग का किरदार प्ले कर रहे थे, और मैं उन्हें कंट्रोल रूम से समझा रहा था कि थोड़ी-सी आवाज़ भारी करो, थोड़ा-सी आवाज़ को हुँ, 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 हुँ। थोड़ा-सा उसमें कंपन लाओ। तो या जो जिनका वो स्लॉट था वो थोड़े शायद मुझसे इरिटेट हो गए। तो उन्होंने मुझे ऐसे इरिटेशन में कहा कि यार आप ही कर लो फिर। आप ही कर लो। आपको आपको ज़्यादा यहाँ से आ रहा है तो आप ही कर लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो मैं हुँ, माइक पर गया। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली फेस्ड द माइक, और मैंने वो लाइन पढ़नी शुरू की। थोड़ा-सा आवाज़ को मॉडिफ़ाई किया जितना मुझे समझ थी उस वक़्त। वी वर क्वाइट यंग, कॉलेज में थे। तो उन्हें अच्छा लगा। तो वो कहते हैं ना कि आप जैसा भी करो, अगर क्लाइंट को अच्छा लग रहा है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बढ़िया कुछ नहीं। तो एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें कहा ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स आर्मी ऑफिसर बात कर रहा है बड़े रौबदार आवाज़ से। तो वाह! मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि, और फिर वहाँ से वो स्क्रिप्ट पढ़ने का जो एक एक पूरा एक्सपीरियंस था, वो कैरेक्टर आवाज़ के थ्रू जब मैंने हेडफ़ोन्स में अपनी आवाज़ सुनी, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। वो एपिसोड ख़त्म हुआ, उसके बाद जिनका अगला स्लॉट था उन्होंने एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी। उन्होंने कहा आप मेरा ये भी कैरेक्टर कर लीजिए, ये लाइन्स पढ़ दीजिए। तो वो एक एक सर्कल शुरू हो गया, जी। 3-4 सेशन बैक टू बैक वाह! हुए, और वाह! मैं मज़े ले रहा था। मैं हाँ, ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ये कभी हाँ। आगे चलकर प्रोफ़ेशन इट कैन बनेगा। बिकम अ हाँ, प्रोफ़ेशन। हाँ। या मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मैं अच्छा, उसे एन्जॉय कर रहा था। राइट। वो साल ख़त्म हुआ, हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, हम इंडस्ट्री में आए। मेरा प्लान था कि इसके बाद एमबीए करने का, आई वाज़ स्टिल कॉन्टेम्प्लेटिंग। एक और श्रेय मेरे एक कॉलेज के मार्केटिंग प्रोफ़ेसर को जाता है, उनका नाम मिस्टर समीर आनंद है। उन्होंने एक थिएटर ग्रुप शुरू किया था व्हेन आई वाज़ स्टिल इन कॉलेज, एंड ही आस्क्ड मी टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। उन्होंने मुझे फाइनल ईयर के फाइनल एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक बात बोली, और वो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड रह गई। उन्होंने कहा कि आशीष तुम ना यार 9 टू 5 में मत जाना।
तुम हम्म, सफोकेट हो जाओगे। आई डोंट नो हम्म, उन्होंने क्या देखा ऐसा, जो भी था। मैंने उनकी बात इग्नोर कर दी। मैंने कहा यार आप क्या क्या ही करेंगे। जी, बट वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रह गए। उन्होंने कहा तुम किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना। मैंने कहा ठीक है देखेंगे क्रिएटिव, अब क्या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने के बाद क्या ही आप क्रिएटिव कर सकते हैं। और उस वक्त जबकि इतना एक्सपोजर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, जी, और बहुत लिमिटेड से साधन थे। बट देन यस, वो कहीं ना कहीं एक बीज उन्होंने बो दिया था। तो जब ये दिस फ्रेंड ऑफ माइन जब इंडस्ट्री में गए, उनको जब ये काम की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, बोले कि यार अपनी आवाज़ के कुछ सैंपल्स ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करके दे दो। तो उस वक्त ऑडियो हाँ, उस कैसेट्स वक्त हाँ अभी भी कैसेट्स चलती होती चलन थी। में थे। जी, 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 आई एम जी, टॉकिंग अबाउट 2003-2004, या, आज से 20-22 साल पहले की जी, बात जी, है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं रुको, मुझे थोड़ा-सा समय दो, मैं एक्चुअली एक प्रोफ़ेशनल स्टूडियो में जाकर अपने सैंपल्स रिकॉर्ड करके तुम्हें सीडी में भेजूँगा। लेट्स राइट, अपग्रेड, ऑडियो कैसेट से सीडी में चले जाते हैं। सीढ़ी चले, तो तो मैं डरते सकुचाते, इंसिडेंटली मैंने एक थिएटर ग्रुप का पार्ट था उस टाइम पे, और हमारे स्टूडियो के नीचे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था। तो मैं हिचकिचाते हुए गया उनके पास, उनका नाम जेम्स था। तो मैंने कहा जेम्स मुझे ना अपने सैंपल्स रिकॉर्ड करने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्क्रिप्ट है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ है। तो 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के सैंपल्स रिकॉर्ड किए। उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया। उन्होंने ये जब सीडी तैयार करने के बाद मुझे कहा कि एक काम कर, एक लाइन है वो रिकॉर्ड कर, अगर ये अप्रूव हो गई ना तो ये तेरा सेशन जो भी था, जो कि उस वक्त एक सेशन 500 रुपए का उन्होंने चार्ज किया था, बोले ये फ्री हो जाएगा। मैंने कहा लाइन क्या है? तो उन्होंने कहा कि रॉयल स्टैग मेगा मूवीज प्रेजेंट्स, बस इतना सा बोलना है। उस वक्त जो अच्छा, चैनल्स पे चला करती थी। जी, 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 तो मैंने कोशिश की कई तरह से, 20-30-40 तरह से उन्होंने मुझे ये लाइन बुलवाई, रॉयल स्टैग मेगा मूवीज प्रेजेंट्स। और मैंने मन में सोचा कि यार इतनी सी लाइन बोलने के 500 रुपए मिल सकते हैं मुझे। जो उस वक्त काफी अच्छी खासी जी, रकम हुआ जी, करती हाँ, थी। हाँ, हाँ, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। एक हाँ, इतनी सी लाइन अगर आपकी अप्रूव हो गई, वो लाइन अप्रूव हुई या नहीं भी मुझे पता नहीं चला, बट वहां से एक जर्नी जरूर शुरू हो गई। फिर वो हुँ, सीडी एक स्टूडियो में गई, वहां से किसी और स्टूडियो में सीडी गई। उस वक्त तो खैर सीडी के थ्रू ही हम अप्रोच करते थे। बट वहां से एक वो जो एक छोटा सा पौधा वो अपनी शेप लेने लगा। और हालांकि आई वाज अ पार्ट ऑफ न्यूज़ मीडिया फॉर गुड 15 ईयर्स, 2004 से लेकर 2019 तक। अ, पर ये जो था एक शौक हमेशा रहा। सो आई वाज पार्ट ऑफ 3 बिगेस्ट न्यूज़ मीडिया नेटवर्क्स ऑफ द कंट्री, एनडीटीवी, नेटवर्क 18, एनजी मीडिया। अच्छा, ओके, हाँ, मैं एज़ अ न्यूज़ डायरेक्टर वहाँ पे काम किया मैंने। वाओ! ओके, पर वॉइस ओवर्स मैं इन हाउस भी करते रहता था। सबको पता था कि हुँ, इसको शौक है, तो हुँ, इन हाउस में नेटवर्क के लिए अपना विदिन। तो माइक से जो मेरा कनेक्शन था ना, वो इन 15 सालों में टूटा नहीं। हुँ, मैंने कॉन्शियसली रखा कि नहीं मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ। एंड देन फाइनली 2019 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब वक्त आ गया है इसे फुल टाइम प्रोफेशन बनाने का। जी, ब्रिलियंट, व्हाट अ ग्रेट इंस्पायरिंग जर्नी, मैं आपने जब कहा ना कि उन्होंने कहा कि यार तू खुद ही कर ले, है ना? मुझे वो स्वर्ग वाला गोविंदा वाला याद आ गया। यस, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको अरे याद यार तू होगा वो पीछे खड़ा होके सीन, परेशान कर रहा है, हाँ, हाँ, तू खुद कर तू ले। खुद ही कर ले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये तो बहुत मैंने अच्छा आपने कहा हाँ, एग्जांपल दिया। हाँ। हाँ जी। तो मुझे वही याद आ गया, मैं कहा क्या पता उन्होंने वो देखा, वो सीन उस पे लाया हो। नहीं, कोइंसिडेंट, बट जी, यस जी, मैंने कभी कोइंसिडेंस। नोटिस नहीं किया ये। हुँ। ब्रिलियंट एग्जांपल। हाँ जी। जी। तो आपने भी बताया ऐसे एनडीटीवी न्यूज़ मीडिया के साथ काफ़ी काम किया। आपने नेशनल ज्योग्राफिक के साथ भी काम किया है, राइट? ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के लिए? नेशनल ज्योग्राफिक अगेन जब मैंने ये काम करना शुरू किया, और क्योंकि उस वक्त शौकिया किया करते थे, तो इतना वक्त भी नहीं होता था, और इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी कि कहाँ जाएं, किससे बात करें। किसी के रेफरेंस के थ्रू एक दिन मुझे कॉल आया कि आप ऑडिशन के लिए आइए नेशनल ज्योग्राफिक में। तो हम बचपन से ये डॉक्यूमेंट्रीज, हिंदी में डब्ड डॉक्यूमेंट्रीज सुन देखते आ रहे हैं, तो ये तो एक इट वाज लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर मी। या और इंसिडेंटली आपको बताऊं रोहित, बहुत फनी इंसिडेंट है कि हम कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप इस तरह की डबिंग वाली लैंग्वेज में आपस में बात किया करते थे। अच्छा, और उस वक्त स्कूल की में के कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं में? नहीं, जब हम स्टार्टेड वर्किंग, यूनिवर्सिटी में, स्टडी हम फिर वर्किंग, भी ओके, हाँ हाँ हाँ, राइट। कॉलेज के बाद। तो और उस वक्त की डबिंग अगर आपको याद हो तो ना बहुत शुद्ध हिंदी वाली हुआ करती थी। आजकल तो बहुत मॉडिफाई हो कि हाँ कि कैसे हो दोस्त, मैं ठीक हूँ, अलविदा। अमेज़न के जंगलों में शोध करते वक्त मुझे तो शोध जो वर्ड है रिसर्च के लिए, वो आजकल यूज़ नहीं होता, बट उस वक्त होता था। तो हम ऐसी बात किया करते थे, कैसे हो दोस्त, कैसे हो मार्क, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो मुझे नहीं पता था कि ये कभी मैं इस ऐसे स्टूडियो में जाऊँगा और वाक़ई में इस तरह की किसी चीज़ के लिए रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं गया, ऑडिशन दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से कॉल आया, और उन्होंने जब मुझे पहली बार डब करने के लिए कहा, तो पहला ही जो कैरेक्टर था वो
इंसिडेंटली मार्क का कैरेक्टर था, तो मुझे हंसी आ गई वो करते वक्त। मुझे वो सारे कॉन्वर्सेशंस याद आ गए कि जो हम मजाक में किया मजाक में करते थे। करते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कुछ इज देयर समथिंग रॉन्ग विद द स्क्रिप्ट? मैंने कहा नहीं स्क्रिप्ट के साथ नहीं, ये बहुत ही फनी इंसिडेंट। मैंने बताया उनको, मैंने कहा इस तरह से हम मजाक में किया करते थे, एंड नाउ आई एम फाइनली डूइंग इट। द बेस्ट एक्सपीरियंस अबाउट नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, फॉक्स लाइफ, इस तरह के नेटवर्क्स के साथ काम करने में कि बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की डबिंग प्रिसिशन के साथ, दे आर ब्रिलियंट डबिंग डायरेक्टर्स जो उनके साथ काम करते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स में आपके साथ काम करते हैं, वो आपको डबिंग की बारीकियां बहुत अच्छे से सिखा देते हैं। सो आई लर्निंग वाज काफी मिलती फॉर्चुनेट, है। हाँ हाँ। लर्निंग काफी मिलती है, क्योंकि आजकल तो देखिए डबिंग की बाढ़ है, आप हम सबको पता है, देयर सो मच कंटेंट विद सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी, सो मेनी लैंग्वेजेस, एक फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेस में, एक सीरीज मल्टीपल लैंग्वेजेस में आ रही है। बट उस वक्त यस, इट वाज अ वेरी 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 लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और डबिंग की बारीकियां, सिंकिंग कैसे होती है, और वो जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसकी उम्र क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और तो उस तरह से अपनी आवाज़ किस तरह से आपको उसको उस कैरेक्टर को सूट करनी है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। तो कैरेक्टर्स आपने बात की, कौन कौन से एज ग्रुप में आपने डबिंग की है? रोहित, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैंने डबिंग जब करना शुरू किया तो बहुत जल्दी ही मैंने कैरेक्टर से नैरेटर डबिंग करना शुरू कर दिया था। तो जो नैरेटर बिहाइंड द स्क्रीन जो आप सुनते हैं, जो अच्छा। कुछ तो कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्रीज में आपके सामने होते हैं जो बात जी, कर रहे हैं, उन पे बात आपको कर लिप रहे सिंक हैं। करना होता है, हाँ, और हाँ। एक आपका नैरेटर होता है जो दिखता नहीं है। हम्म। तो पता नहीं, शायद लोगों को लगा कि यार इसकी आवाज़ जो है वो नैरेटर को ज़्यादा सूट करती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर किए नहीं, और किए भी तो थोड़े से उम्र दराज। मुझे ये लगता था, या कई लोगों ने रियलाइज़ कराया इस तरह का काम दे के, कि मेरी जो आवाज़ है मेरी एक्चुअल उम्र से 10-15 साल बड़ी ही सुनाई देती है शायद लोगों को। तो इसलिए मुझे आज भी ये कहते हैं, हाँ, थोड़ा-सा ना मैच्योर वॉइस आपको चाहिए। मैंने कहा यार मैं तो बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था, हाँ, नहीं। आवाज़ के ज़रिए बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था। तो यस, तो नैरेटर वॉइस आई हैव बीन डूइंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, राइट, और आज भी लोग मुझे शायद नैरेटर्स के लिए ही बुलाते हैं। तो या राइट। वो होता है कई कुछ, एंड इट्स अ फैक्ट, देयर आर सर्टेन वॉइसेस व्हिच सूट कैरेक्टर वॉइसिंग, जी, एंड देयर जी, आर जी, सर्टेन जी। वॉइसेस व्हिच सूट द नैरेटर पार्ट। नैरेटर, तो इसमें कोई वो, या हर इंसान की आवाज़ की, हर इंसान की अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो शायद जी। लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा सूट करता है। बीबीसी अर्थ में देखता हूँ डेविड एटनबरा की डॉक्यूमेंट्री, वो भी नैरेटिव ही है, क्योंकि वो पीछे से बोलते हैं ज़्यादातर। बहुत कम ही सामने आते हैं वैसे, एक्चुअली मेनली वो नैरेटिव ही करते हैं। वही कह रहे हैं ना आप, वही नैरेटिव बिल्कुल, 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 राइट, राइट। बिल्कुल वैसे, हाँ। तो मैं आपको कह सकता हूँ आप इंडिया के डेविड एट, और इंडिया के नहीं, लेट्स नॉट से दैट यू आर इंडियाज आशीष भंडारी। यस। नहीं, आशीष भंडारी बनने में बहुत साल लगे हैं, जी, सो जी, लेट्स जी, जस्ट जी, जी। स्टिक टू दैट। Yeah, stick और to that, देखिए हर इंडस्ट्री की तरह हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लेजेंड्स हैं, जिनके साथ कुछ लोगों के साथ मिलने का मौका मुझे मिला है। मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब मैं फुल टाइम इस प्रोफेशन में आया, उसके 6 महीने बाद कोविड आ गया, एंड देन वी ऑल सॉर्ट ऑफ, अभी तक भी मोस्टली अपने होम सेटअप से काम करते हैं। तो वो जो स्टूडियोज़ में पहले आना जाना होता था, कभी कभार किसी से मुलाकात होती थी, सीखने को मिलता था। मेरे साथ हुआ है, कुछ आर्टिस्ट्स ऐसे थे जिनका मैंने नाम बहुत सुना था। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक ऑडियो बुक हिंदी में, और वो आर्टिस्ट अनिंदु चक्रवर्ती उनका नाम है। मैंने बहुत उनसे सीखा है पैसिवली। वो उसी सेम स्टूडियो के किसी और बूथ में इंग्लिश में एक बुक रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं जब भी ब्रेक लेता था और मैं उनके स्टूडियो में आके बैठ जाता था, तो मुझे कई बार डांट के भगा देते थे कि तुम अच्छा। यहाँ क्यों बैठे हो, अपना Okay. काम करो। ओके। बट मैं ऐसे कहता, मैं कहता दादा मुझे प्लीज बैठने दीजिए, बिकॉज आपको सुन के कई लोगों को सुन के आप बहुत कुछ पैसिवली सीखते हैं। एक्टिवली आपको सीखने की उतनी जरूरत नहीं भी पड़े तो आप पैसिवली बहुत कुछ सीख सकते हैं। 100% टोटली एग्री जी जी। टोटली। तो ऐसे कोई सेलिब्रिटीज देखें, वो एक्टर्स वगैरह, आपने जैसे डबिंग आपने कहा कम ही की है डबिंग, बट जब नैरेटिव में भी आपने कोई ऐसे सेलिब्रिटीज को एनेक्डोट्स आप शेयर कर सकते हैं? सेलिब्रिटीज तो फनी मोमेंट तो रोहित मेरा आई थिंक फर्स्ट रिकॉर्डिंग में ही था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ नैरेटर वॉइस के लिए, तो मुझे पहली सीरीज जो मिली वो थी मैन मेड मार्वल्स नेशनल ज्योग्राफिक के लिए, और उसका जो पहला एपिसोड था वो था इट्स अबाउट द हाईवे इन जर्मनी विच इज कॉल्ड ऑटोबान। ऑटोबान, यस। अब ऑटोबान की खूबसूरती यह है कि ऑटोबान में कोई स्पीड लिमिट नहीं है। स्पीड लिमिट नहीं है तो जी। दुनिया जहान से लोग अपनी गाड़ियां टेस्ट
करने, जी। ड्राइविंग का थ्रिल एक्सपीरियंस हम्म। करने वहां जाते हैं सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए। हम्म। अब उसका जो ओपनिंग मोन्टाज था उसमें इतनी एनर्जी की जरूरत थी, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रेनलिन रश, वी आर यस, टॉकिंग अबाउट रश, या, एक्साइटमेंट। या। हाँ, तो शुरुआती मोन्टाज में आपको पूरी एनर्जी चाहिए, और मैं बिल्कुल यंग, मतलब मैं इस तरह का एक्सपीरियंस पहली बार ले रहा था। तो जो डबिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि यार और एनर्जी चाहिए, तो मैं और एनर्जी डाली। मैंने कहा और ये है रफ्तार का खेल और ये रोमांच और ये सब। रोहित 10 मिनट में मेरा गला बैठ गया। 10 मिनट में मेरा गला तकलीफ देने लगा और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, पैकअप कर लो, कल करते हैं। और मेरी हालत, मेरे पसीने छूट रहे हैं। मैंने कहा यार गया करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगले दिन मैं फिर से गया, अगेन 10-15 मिनट बाद मेरा गला बैठ गया। एंड ही वाज काइंड इनफ टू टेल मी कि आप एक बार फिर आओ, कोई बात नहीं, होता है शुरुआत में। ओके। मैं बहुत नर्वस था, मुझे लगा कि ये मुझसे होगा ही नहीं। पर फिर अगले दिन मैं जब आया धीरे-धीरे करके उसमें, और फिर देखिए हर चीज़ की तरह ना हमारे अ लॉट डिपेंड्स अपॉन आवर फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। हम कहते हैं ना कि आवाज़ सिर्फ आवाज़ ही तो है, नहीं, वो इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ योर मसल स्ट्रेंथ। ये जो गले की या जी, आपकी जी, चेस्ट जी, की, आपकी जी, जो भी ओरल कैविटी है, जी। वो जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, वो जब तक कंडीशन नहीं होगी, तब तक आप इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। तो वो चीज़ मुझे, कहते हैं ना कि आई लर्नड इट द हार्ड वे। तो वो बहुत बहुत एक एम्बैरेसिंग भी था, लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। पर मेरे तो जो पसीने छूटे शुरुआत में, मैंने हाँ, कहा यार कुड ये इमेजिन। या। कहाँ फंस गए। जर्मनी की उस ऑटोबान पे मेरी गाड़ी, मुझे लगा था कि चल ही नहीं पाएगी, पर वो गाड़ी चली भी और फिर वो एपिसोड पूरा हुआ। तो कह सकते हैं वो गाड़ी दौड़ी भी फिर उसके बाद। नो, नो, ब्रिलियंट, दैट्स अ ब्रिलियंट। आई थिंक इसमें भी लर्निंग है, जैसे आपने कहा कि मसल्स को भी प्रैक्टिस करवानी है, तो प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती होगी। आप एवरी डे प्रैक्टिस करते होंगे अपने मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए। रोहित देखिए, आप जो भी हम करते हैं ना, जो भी हम काम करते हैं, तो उसमें जितनी भी हमारे बॉडी की चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, अगर हम कोई फिजिकल काम कर रहे हैं या हम रनिंग के लिए हम जाते हैं, तो रनिंग के लिए हमें पता है कि हमारा कोर, हमारे लेग्स, लेग्स हमारे जो भी मसल्स हमें स्ट्रेंथ होना ज़रूरत है चाहिए। उसके लिए, जी, जी। उनको हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप करते हैं। उनको हम स्ट्रेच करते हाँ, हैं, उनको हम हाँ, स्ट्रेंथन करते हैं। हाँ। और जब हम रनिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर से उनको वेट ट्रेनिंग के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू हम उन चीज़ों को स्ट्रेंथन करते हैं। चाहे आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, चाहे आप रन करते हैं। उसी तरह वॉइसिंग में भी है, जो मुझे हुँ, कहते हैं ना कि धक्के खाने के बाद रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट गोइंग एंड टॉकिंग, इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर बॉडी टू डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर लॉन्ग आवर्स। तो अब आप खुद सोचिए ना, आपके गले के आसपास की मसल्स कितनी ही हैं, छोटी छोटी मसल्स हैं, वो आपके पूरी वोकल को सपोर्ट करती हैं। एंड व्हेन यू स्ट्रेस देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे नीड टू बी स्ट्रेंथेंड ऑल्सो। तो वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं, कई सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो हो सकता है कोई वार्म अप किसी के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है, कोई वार्म अप किसी के लिए उतना काम नहीं करता। तो मेरे बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं। आई आई व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो एक जो मॉर्निंग वॉइस होती है, उसको हटाने के लिए आप नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, और आप हो सके तो हमिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी करते हैं। जस्ट अ नॉर्मल हम और ओम, व्हाटएवर गेट्स योर मसल्स एक्टिवेटेड। एक बात मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू एडमिट करना चाहूँगा कि इतने साल काम करने के बाद आज वार्म अप पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। कई सारे मेरे यंग आर्टिस्ट जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, वो इस बात को एग्री करेंगे कि आप वार्म अप नहीं करते, आप तैयारी नहीं करते, आप ऑलमोस्ट ऑटो मोड पे जाते हैं, माइक ऑन करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, दिस हैपेंस आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क। कई सालों की मेहनत के बाद आपकी बॉडी उस तरह से, जिसे मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जी, मसल मसल मेमोरी मेमोरी। डेवलप या, होती है। या, जी, तो जी। मसल मेमोरी डेवलप होती है। तो कई बार मुझे लगता है, लेकिन कि जो कभी सुबह-सुबह अगर कोई चैलेंजिंग स्क्रिप्ट है, कोई चैलेंजिंग वो है, तो तब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसमें पहले थोड़ा-सा तैयार होना चाहिए। तैयार होना पड़ेगा। नहीं तो मैं या। कभी-कभी थोड़ा-सा वार्म अप में काम चोरी कर लेता हूँ, व्हिच इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो इसलिए मैंने बोला कि हर किसी के लिए ये अलग-अलग तरीके से काम अलग करता तरीके है। से। कई वो भी लोग वक़्त देते हैं। वक़्त देते हैं। तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जी। आपकी बॉडी किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है। ऑब्वियसली हाँ, आप अपनी आवाज़ को या गले को स्ट्रेस नहीं करना चाहेंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है और आपके लिए क्या चीज़ नुकसान करती है। जी।
100%। तो इसमें आप कुछ ऐसे हेल्थी खाने का भी ध्यान रखते हैं वॉइस के लिए? अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी आवाज़ को कौन किस तरह का खाना सूट करता है। मुझे पर्सनली खट्टा खाना ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मैं खट्टा अवॉइड करता हूँ। इसके अलावा एज़ सच कोई ऐसा प्रिकॉशन है नहीं। पर अगर कभी मान लीजिए मौसम बदल रहा है, बारिशों का मौसम अभी आया तो फ्लू का मौसम होता है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी लो होती है, तो उस वक़्त आपको ध्यान रखना पड़ता है और ये अगेन एक्सपीरियंस से आता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ इस मौसम में नहीं खानी है, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, मुझे कुछ खट्टा ज़्यादा नहीं खाना है, मुझे स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाना है। व्हाटएवर अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस, यू नीड टू कीप अ नोट ऑफ इट एंड यू नीड टू रिमेंबर इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज़ हर रोज़ रिकॉर्ड करना, हर रोज़ माइक पे जाना, हर रोज़ अपनी आवाज़ को उसी तरह से फ्रेश रखना, ये आपकी ज़रूरत है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस मौसम में किस किस सर्कमस्टेंसेस में मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठंडा अगर आप सूट करता है, अगर आपकी आवाज़ को उतना अफ़ेक्ट नहीं करता है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी आवाज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठंडा खाने से, बट मैं जी। हाँ, बट मैं आइस कोल्ड वाटर या आइस कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करता हूँ। अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कई लोग बहुत खट्टा, तीखा अच्छे से खा लेते हैं, मेरे लिए थोड़ी-सी दिक्कत होती है। अदर देन दैट देयर आर नो एज़ सच कोई ऐसे प्रिकॉशंस हैं नहीं। तो ये काफ़ी वो जैसे सिंगर्स रियाज़ करते हैं, जैसे कहते हैं ना वो सुबह उठ के रियाज़ करते हैं एवरीडे, सिस्टम तो सेम ही है, आप भी अपनी बिल्कुल, वॉइस को ही यूज़ कर रहे हैं, एंड यू हैव टू बिल्कुल। डू योर रियाज़, योर प्रैक्टिस एवरी डे ऑफ यस, दिस, इज़न्ट यस, इट? या। यस, तो अशी अभी मैं सोच रहा था, आपने बात की ना, जैसे अभी आपका एक्सपीरियंस हो गया, प्रैक्टिस कम करनी पड़ सकती है, राइट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। तो मैं देख रहा हूँ आजकल तो एआई बड़ा चल रहा है, लोग तो एआई के साथ एक इतना, मैं इतनी रील्स देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे जिसमें एआई वॉइस ओवर है, एआई एवरी सेम वॉइस एवरीवेयर। हुँ, हुँ, हुँ। सो हुँ, एआई हुँ। के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो आपने मतलब पैंडोराज़ बॉक्स खोल दिया है। एआई एआई जैसे कि हर फ़ील्ड में है रोहित, जी। वीडियो प्रोडक्शन में है, हम्म, सॉफ्टवेयर में है, हर चीज़ में है। तो एआई के ऑब्वियसली अच्छे भी एस्पेक्ट्स हैं और बुरे एस्पेक्ट्स भी हैं। आई वुड से हमारे जैसे लोगों के लिए, वॉइस इंडस्ट्री के लिए एआई ऑब्वियसली इज़ अ थ्रेट, क्योंकि वॉइस क्लोनिंग जो हो रही है वो पहले जितनी होती थी उससे अब ज़्यादा और रिफाइन हो रही है, उसमें इमोशंस भी आ रहे हैं, उसमें ह्यूमन वॉइस के नुआंसेस भी आ रहे हैं, छोटे छोटे जो जो पहले मिसिंग होते थे। पहले कुछ साल पहले एआई काफ़ी रोबोटिक साउंड करता था, आज एआई काफ़ी रियलिस्टिक साउंड करता वेरी है। रियलिस्टिक, यस। यस, या। तो वो चैलेंजेस तो रहेंगे। हम ये सोच के चलें कि नहीं, एआई एआई हमें मैच नहीं कर सकता या एआई ह्यूमन से बेटर नहीं हो सकता है आज ना हो, बट देयर इज़ नो अश्योरेंस कि कल ना हो पाए। तो एज एन आर्टिस्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन से तरह का काम एआई से रिप्लेसेबल है आसानी से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी। जो एक मोनोटोनस काम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई लर्निंग मॉड्यूल्स, आपने किसी कॉर्पोरेट के लिए या एजुकेशन उसके लिए लर्निंग मॉड्यूल्स रिकॉर्ड किए विच गो इन अ वेरी प्रिडिक्टेबल पैटर्न, वो एआई के लिए या किसी भी मशीन लैंग्वेज के लिए रेप्लिकेट करना फेयरली आसान होगा। पर अगर आप बात करते हैं डबिंग की, फॉर एग्जांपल, नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एआई टू डू डबिंग, बिकॉज डबिंग एज, देखिए रोहित, मशीन और इंसान में क्या फ़र्क होता है? ये इंसान इमोशंस, अनप्रेडिक्टेबल या, होता है, अनप्रेडिक्टेबल इमोशंस भी अनप्रेडिक्टेबल होते होता हैं। है, जी, जी, जी। बिल्कुल। जी। आई कैन नॉट कॉपी पेस्ट अ लाइन, आई कैन नॉट गारंटी कि मैं एक लाइन 10 बार बोलूंगा तो 10 बार सेम सेम, टोनालिटी में सेम तरह से बोलूंगा, ठीक है? 100%, टोटली लेकिन एग्री। हाँ, तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमको रिलेटेबल बनाती है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि हर बार उसका रिस्पॉन्स एकदम वैसे ही कॉपी पेस्ट आए। तो जहाँ जहाँ जिन जिन कामों में आपको लगता है कि नहीं, आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी मशीन को मात दे सकती है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करें। सो हम सबके लिए ये जो भी फेज चल रहा है ना अभी एआई का, ये बहुत ही एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव फेज है कि हम दो तरीके हैं, या तो हम उससे डर के बैठ जाएं और बोले कि नहीं भैया एआई सब काम ले जाएगा एंड लेट्स जस्ट डू समथिंग एल्स नाउ। दूसरा ये है कि हम एआई को अपने साथ लेके कैसे चल सकते हैं। हम्म, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कुछ आर्टिस्ट्स कर रहे हैं एंड विच इज एब्सोल्युटली फेयर टू डू, विच इज एक्चुअली हेल्प एन एआई मॉडल टू जनरेट एआई वॉइस। तो अगर मैं अपनी आवाज़ किसी एआई मॉडल को देके एक मॉडल क्रिएट करता हूं
और उससे एक रेवेन्यू जनरेशन का मेरे लिए जरिया खुलता है. सो दैट इज ऑल्सो अ वे जहां एआई को आप साथ लेके चल सकते हैं. राइट. अगेन इससे नहीं कहूंगा कि अगर मैंने आज एक एआई मॉडल ट्रेन किया खुद से अपनी आवाज दे के, तो मैं खुद के लिए ही कुछ बुरा कर रहा हूं. क्योंकि जो बाकी मेरे काम है ना, आप फॉर एग्जाम्पल डबिंग जैसे मैंने कहा, या टीवी कमर्शियल्स हैं, या फिर प्रोमोज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जहां पे थोड़ी सी आपको और ज्यादा ह्यूमन टच की जरूरत है, वो काम रहेगा. कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, बट वो काम रहेगा. उस काम में आपको और ज्यादा अपने आप को डेवलप करना होगा, और ज्यादा उसमें ह्यूमन इमोशंस लाने होंगे, और अलग तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, अलग आवाजें कैसे निकाल सकते हैं, वो आपके लिए चैलेंज रहेगा. अदरवाइज एआई है और रहेगा. एंड आई थिंक इट्स फेयर रोहित कि एआई से अगर आपका काम आसान होता है तो आप क्यों नहीं यूज करोगे. हमने जब अपना करियर मीडिया में शुरू किया था, मैं एग्जांपल कई लोगों को देता हूं, तो उस वक्त पे मिनी डीवीसी टेप्स का जमाना था, 2004 की बात कर रहा हूं मैं. सो मीडिया वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम दोज बिग बल्की बीटा टेप्स एंड यूमैटिक टेप्स, बिग वंस, वीएचएस और ये सब, उनसे ट्रांजिशन हो रहा था मिनी डीवीसी टेप्स. ओके, मिनी डीवीसी टेप्स के बाद फिर मेमोरी कार्ड का जमाना आ गया आजकल. ठीक है, और अब तो सब कुछ क्लाउड पे सेव हो जाता है, डिजिटल हो गया. नाउ हमारे सीनियर्स हमें बोला करते थे कि अरे तुम लोगों ने वो जमाने नहीं देखे जब हम इतने बड़े बड़े कैमरास लेके जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी टेप्स पे रिकॉर्ड करते थे. तो मैंने कहता था कि सर ये हमारी गलती थोड़ी कि हमारे समय पे टेक्नोलॉजी आ गई. तो आज की जनरेशन की गलती थोड़ी है कि आज एआई आ गया, या मशीन लर्निंग आ गई, या फिर डिजिटल हो गया सब कुछ. सो वी कैन नॉट स्टे इन आवर पास्ट एंड से कि देखो हमने कितनी, जैसे मैंने बताया कि ऑडियो कैसेट या सीडीज में रिकॉर्ड करके, आई हैव एक्चुअली गॉन टू स्टूडियोज एंड उनको सीडीज में छोड़ के आता था वहां पे. तो अब ठीक है, अब जमाना आ गया है, सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम आप हाईलाइट कर सकते हो. किसी को आपको कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, अपना सीधा सोशल मीडिया हैंडल भेजा, उसमें सारा आपका प्रोफाइल आ जाएगा. सो टाइम के साथ हर चीज को आपको इवॉल्व करना पड़ता है. सो एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम्स, एंड इट होल्ड्स ट्रू फॉर सिंगर्स, फॉर फाइन आर्टिस्ट्स. कितने सारे फाइन आर्टिस्ट ने डिजिटाइज्ड आर्ट को अपने काम में इंक्लूड किया है. They included AI into their work. Yes. Exactly. Yeah. आर्टिस्ट की आप बात करो, वीडियो एडिटर्स की आप बात करो, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, तो कंटेंट क्रिएशन में ये कितना हो गया है. हाँ जी, काफी हो गया. सिमिलरली वॉइस इंडस्ट्रीज में भी ये है और ये रहेगा और ये इम्प्रूव करेगा. सो उसके साथ आप कैसे इम्प्रूव करते हो, ये चैलेंज भी है. और ये आई थिंक हमें ना इसको एज अ चैलेंज और एक्साइटमेंट के साथ लेना चाहिए कि देखते हैं यार और क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं एआई के साथ. अभी एक हमारे सीटीओ हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट की थी एआई के बारे में, क्या एआई रियली टेकिंग अ जॉब्स. अगर आपने नहीं देखा तो मैं इधर डालूंगा लिंक ऑडियंस. बट आशीष, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा देखो वो चीज़ें होती है ना, एक होती है ऑगमेंटेशन और ऑटोमेशन. जैसे आपने कहा ऑटोमेशन पार्ट में तो बड़ा इजी करना है, राइट. एआई विल हेल्प अस अ लॉट. एंड ऑगमेंटेशन ही हमने जो करनी है, कह रहे हैं अपने मॉडल्स बनाओ अपनी आवाज़ के, उनके साथ उनको एआई को यूज़ करो आपके डेली काम पे. एआई को यूज़ करो हाउ यू कैन मेक ए मोर इम्पैक्टफुल फॉर अदर पीपल, है ना. तो मैं जैसे आपको एक बताता हूँ कि जो नए लोग सुन रहे हैं, अगर वॉइसिंग में आना चाहते हैं या एस्पायर कर रहे हैं वॉइस आर्टिस्ट बनने का, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो एआई मॉडल के साथ काम करके उन्होंने एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर ली है अपने लिए. ठीक है, जहाँ भी. तो जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो मेरी आवाज़ यूज़ करते हैं और आगे उसको यूसेज होता है, सब लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो वहाँ से जो रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू या क्वार्टरली रेवेन्यू आएगा, उसका एक पार्ट वो आर्टिस्ट को भी जाएगा. सो I don't have to say those lines every time again and again. I have just trained the model and the model is working for me. But again, it's a very limited sphere. कई बहुत कम, अगर मान लीजिए 100 आर्टिस्ट मार्केट में हैं तो कुछ ही लोग करते होंगे ये. जो नए लोग हैं उनके लिए आज की डेट में डबिंग इज सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. इतना कंटेंट बन रहा है. So you have to find your strengths and you have to find how you can move ahead. इस पूरे समंदर में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, तो उसमें अपनी राह बनाना आपको खुद है. एंड वो तभी होगा जब अपनी स्ट्रेंथ आपको पता होगी. जी 100%. वेरी वेरी गुड. ये काफ़ी इंस्पायरिंग है दोस्तों ये एपिसोड, मैं भी खुद इंस्पायर हो रहा हूँ. तो मेरा एक और क्वेश्चन है एआई के बारे में, कि आपको लगता है एआई कभी ह्यूमन इमोशंस पूरी तरह रेप्लिकेट कर पाएगा?
रोहित, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर जहाँ तक बात आ रही है कि जो हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ साल पहले एआई बहुत रोबोटिक था, स्पेशली हमारे फील्ड में। मशीन वॉइस वाज वेरी वेरी रोबोटिक एंड इट वाज वेरी फार फ्रॉम एक्चुअल ह्यूमन एक्सप्रेशंस। बट आज वो गैप धीरे 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 कम हो रहा है। सो इट इज़ फेयर टू से कि वो गैप धीरे धीरे और नैरो होता रहेगा। And you never know, maybe in a coming years we will be able to achieve. But again, AI, मतलब मैं एक वो बहुत फनी इंटरव्यू मुझे याद आ गया सडनली, व्हाट इज प्लीज एआई, बताइए। एआई इज ह्यूमन। नहीं, वो किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर का था कि व्हाट अच्छा। इज साइंस मैन, साइंस इज मैन। सो बट ऑल आई एम सेइंग इज जैसे जैसे रोहित, कितना हम अगर पीछे जाएं, आपको जी याद होगा Y2K जब हुआ था, जी। साल 2000, हाँ, तो 2000 जो बहुत एक मिलेनियम थ्रेट है आया था कि Y2K आ जाएगा। वही क्या आ जाएगा। सेम थिंग हैपेंड जब इंटरनेट आया। हम्म, ठीक है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अगेन, लोगों ने उस चीज को समझा, लर्न किया। सो यू हैव टू अनलर्न एंड रीलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये बहुत तेजी से हो रहा है। तो शायद आपको कभी कभी इंटिमिडेट करे, ओवरवेलमिंग लगे कि यार अचानक से ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उससे भागना नहीं है, उसके साथ चलना है। और ह्यूमन वॉइस के आसपास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये तो टाइम बताएगा। बट ऑल आई एम सेइंग इज ये गैप जरूर कम होता जाएगा समय के साथ। हमें अडॉप्टेबल बनना पड़ेगा, जो मैं सोचता हूँ, राइट। एब्सोल्युटली। जो हो रहा है आजकल एडवांसमेंट, जैसे आप कह रहे हैं, ये काफ़ी पहले जो एडवांसमेंट देखो उनको काफ़ी साल लग गए, जैसे आपने कहा। अभी जो एडवांसमेंट है ना, वीक्स में आ रही है। कभी चैट जीपीटी का मॉडल 4 आया है, अभी 4O आ गया ना, सीधे ही 5 आ गया। अब परसों पिछले फ्यू वीक्स में देखा तो वो नैनो बनाना जो आया है गूगल का, इमेज चेंज हो जाती है, राइट। एंड देन सुनो एआई है। मैंने एक म्यूज़िक आर्टिस्ट के साथ किया था, प्रोड्यूसर के साथ। वो कहता है एक डालो म्यूज़िक, उसमें से पकड़ के ट्यून को पकड़ के आप एक और ट्यून बना सकते हो। आई मीन बिल्कुल। मैंने कहा क्या बात है यार, क्या बात है, कहाँ जा रही है आजकल world? नहीं, कहीं कहीं मैंने अभी कुछ कुछ हफ्ते पहले किसी बहुत सीनियर हमारे आर्टिस्ट हैं, यू नो, ही इज लाइक अ मेंटोर टू मी, एंड आई जस्ट रैंडमली कॉल्ड हिम। आई सेड, सर, क्या क्या फ्यूचर है, मतलब क्या कर सकते हैं हम। मैं एक टाइम पे काफी परेशान था ये वॉइस क्लोनिंग को लेकर कि पता नहीं क्या ही होगा। बट देन ही सेड, देखो आशीष, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। हमारे और आपके सोचने से ये चीजें नहीं बदलेंगी। और जब तक कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनेगा टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ आर्टिस्ट्स, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वी विल हैव टू हैव आवर प्लान्स रेडी कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो मैं और कैसे करूंगा, हाउ डू आई मॉडिफाई माई सेल्फ, हाउ डू आई अपग्रेड माई सेल्फ। वी हैव टू कीप आवर प्लान्स रेडी टिल वी हैव a framework which protects, which is not there for, unfortunately, for us right now. और एक मुझे याद आ गया, एक मैं नाम भूल गया एक्ट्रेस का, हॉलीवुड एक्ट्रेस का। उसने चैट जीपीटी को उन्होंने सू किया था, आई थिंक। नहीं, बाहर तो ये काफी चल रहा है, एलए में काफी चल रहा है, ये प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ बॉडी ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक बना नहीं है। सो वील वेट फॉर दैट। मैं तो तैयार हूँ, पिटिशन जब भी कोई पिटिशन डालेगा मैं तैयार हूँ जाके साइन करने के लिए। बिल्कुल। नहीं, बिकॉज़ इसका रीज़न है रोहित, मैं मतलब मज़ाक तो अपनी जगह, इसका रीज़न ये है कि ये हर काम की तरह ना इस काम में बहुत मेहनत लगती है। इट इट आई ऑलवेज़ टेल ऑल द आर्टिस्ट्स कि ये एक आर्ट फॉर्म है। जैसे आप संगीत है, जैसे आपका डांस है, फाइन आर्ट्स है, एक्टिंग है, वॉइसिंग इज़ आल्सो अ परफॉर्मिंग आर्ट। तो जितनी मेहनत आप एक म्यूजिकल उसमें करते हैं या अपनी जर्नी में करते हैं एज एन आर्टिस्ट, उतनी मेहनत आप वॉइसिंग में भी करते हैं। शायद हम रियलाइज ना करें, लेकिन हम, कई लोग बोलते हैं क्या है, पढ़ना ही तो है, बोलना ही तो है। ऐसे नहीं, पर सही चीज को सही तरीके से कैसे बोलना है, इसमें सालों लग जाते हैं लोगों को सीखने में। सो वो मेहनत है, और वो हार्ड वर्क है जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जी 100%। नहीं तो काफ़ी लोग कर लें, राइट, अगर ये सीधी बात हो तो, राइट, इतनी नहीं, इजी हो हाँ, तो। कर हाँ, लें। है ना, इतनी मैं इजी हो कहता तो हूँ आप कर काफ़ी लें। कर लें, है ना। हाँ, सो हाँ, हाँ। नहीं, होता क्या है ना, देखिए, थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं 4 लोगों के बीच बैठा हूँ और मुझे शौक है अच्छे अच्छे से बात करने का, मेरी आवाज़ भी, अब देखिए, आवाज़ जो होती है ना नेचुरली, वो तो गॉड गिफ्टेड होती है। उसे आप किस तरह से यूज़ करते हो वो आपके हाथ में है। एक इंस्ट्रूमेंट देकर भगवान ने आपको भेजा है,
वो इंस्ट्रूमेंट आप कितने अच्छे से ट्यून्ड रखते हो, उसे कैसे प्ले करते हो, वो तो आपके हाथ में है ना, वो तो आके नहीं कोई प्ले करेगा. सो पीपल से दैट कई लोग मिलते हैं कि सर मुझे कई लोगों ने बोला आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो मैं वॉइस आर्टिस्ट बन सकता हूँ. तो मैंने कहा इतना आसान नहीं होता ऐसे बात करना, माइक्रोफोन पे बात करना, बिकॉज ये माइक्रोफोन ना जैसे कैमरा हर चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है ना, वैसे माइक्रोफोन हर चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है. इससे कुछ नहीं छुप सकता. तो जब आप माइक्रोफोन पे जाते हैं तो उसकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है. एज आई सेड, लाइक एवरी आर्ट फॉर्म यू नीड टू गेट ट्रेंड फॉर दिस. जी जी. एंड उसमें थोड़ा मैं तड़का डालूं तो आई थिंक ये साइंस एंड आर्ट दोनों है. अगर मेरे मेरे मैं देखूं तो मेरे अपने साइंस अब ज़्यादा हो गया है अच्छा. थैंक्स टू हाँ कोविड. हाँ थैंक्स टू कोविड, बिकॉज पहले क्या हाँ. होता था ना रोहित, हम जाते थे स्टूडियो, हमारे सामने स्क्रिप्ट आती थी, कोई एक डायरेक्टर या जो भी बैठे होते थे वो हमें बताते थे क्या ब्रीफ है, क्या मूड है, क्या है, और हम टोटली अपने आर्ट पे फोकस करके रिकॉर्ड करके चले आते थे. नाउ बिकॉज ऑफ कोविड we had to learn a lot of science. We had to learn basics of audio, basics of editing, basics of कैसे आवाज़ को प्रोसेस करके बेटर बनाया जा सकता है, हाई फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, लो फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, मिड्स क्या होती हैं, ये हमें कुछ साल पहले नहीं पता था. नाउ ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट knows fair bit of technology about sound engineering. Obviously we cannot match the sound engineers जो इतना पढ़ाई करके आए हैं, बट हमें आपदा ने ये सिखा दिया है कि आप साउंड अकूस्टिक कैसे काम करते हैं. बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते थे वो अब आप जानते हैं. जी. तो आपका जो ऐसा कोई मेमोरेबल प्रोजेक्ट है जो आपने किया, वो कौन सा है? मेमोरेबल प्रोजेक्ट, हाँ, मतलब जिसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया पर भी और नॉन सर्कल में भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था, वो था एक नेशनल ज्योग्राफिक का ही मैंने सीरीज़ किया था जिसका नाम था द हॉस्टाइल प्लैनेट. इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि आई डब्ड फॉर द लेजेंडरी बेयर ग्रिल्स. तो हाँ, so I would not say that I am the voice for Bear Grylls because obviously उनका एक सीरीज मुझे मिला और उसमें मेरा ऑडिशन सिलेक्ट हुआ उसमें, and it was a fantastic series. Obviously आप सब जानते हैं Bear Grylls की सीरीज कैसी होती हैं, वो कई इतना एडवेंचरस उनकी जर्नी होती है. तो वो सब चीज़ें करना, और वो खास बात ये थी कि वो पूरा एपिसोड स्टार्ट होता था, वो कैमरा पे आते थे, कहाँ वो हैं, वो किस चीज़ में कर रहे हैं, वो सब एक्सप्लेन करते थे, और फिर पूरा एपिसोड बैकग्राउंड नरेशन में चलता था उन्हीं की आवाज़ में, और फिर एंड में वो फिर से आते थे, कंक्लूड करते थे. तो कभी वो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, कभी वो जंगल से गुजर रहे हैं, कभी वो किसी झरने से होकर निकल रहे हैं, कभी वो किसी रेगिस्तान में हैं, कभी वो किसी समुद्र के उसमें हैं. सो उसमें आपको पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं तो आपको आपकी आवाज़ उस तरह से मॉड्यूलेट करनी पड़ेगी कि उनकी सांस उखड़ रही है. तो वो एक एपिसोड था जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया. शुरुआत में ही वो कहते हैं कि मैं सी लेवल से 3200 मीटर ऊपर हूँ और ये जगह जानलेवा है, ठंडी, वीरान और ऑक्सीजन की कमी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही उनका घर है. तो इस तरह से and imagine doing it in a studio and in a studio. तो कई तरह के इस तरह के एपिसोड जो हैं, एक एपिसोड था जिसमें कि आई वाज डूइंग अ कैरेक्टर और वो किसी बोट पर हैं कई सारे लोग और उनकी बोट कैप्साइज होने वाली है. तो वो रोप्स डाल रहे हैं और उनमें से कई लोग कह रहे हैं खींचो खींचो खींचो, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं. तो अब मेरे पास तो कोई रोप, स्टूडियो में रोप भी नहीं है, तो मैंने अपने ये हेडफोन का माइक का ये वायर ऐसे पकड़ के जोर से, और मैं ऐसे खींच रहा हूँ और मैं चिल्ला रहा हूँ खींचो खींचो, जोर से खींचो. तो वो स्टूडियो वाले कह रहे हैं भाई मेरा हेडफोन का तार मत तोड़ देना यार तुम. But because I have to, because आपको अपनी उस तरह का आपको बॉडी पोजीशनिंग बनानी पड़ती है to get that kind of a tone. अब ऐसे बैठे बैठे तो अब मैं बोलूंगा खींचो 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 तो शायद ना आए, बट अगर मैं एक्चुअली कोई चीज पकड़ के मेरी बॉडी टेंस कर लूं तो शायद वो चीज आ जाए निकल के. तो इस तरह के वाकये आई एम श्योर बहुत आर्टिस्ट के साथ होते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस प्रोफेशन अ वेरी लाइवली वन, क्योंकि हर चीज एकदम नया चैलेंज लेकर आती है. 100%, और काफ़ी मेमोरेबल बन जाता है. वो आपके एनेक्डोट्स इतने हो जाते हैं ना तो कोई ऐसा एनेक्डोट है आपका जो आप कहते हैं बड़ा फनी था, वो आपको भी हंसी, जैसे आपने ब्लूपर्स हुए हो, जैसे आप कर रहे थे वो हंसी आ गई आपको, कुछ ऐसे हुआ चीज़ें? बहुत सारे ब्लूपर्स होते हैं. ब्लूपर्स तो नहीं, मैं एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ आपको ना, और इससे ये भी समझ में आएगा कि कैसे हमारी बॉडी को तैयार होना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग. मैं किसी प्रोजेक्ट में था और
उसका कुछ काम चल रहा था, दिन रात काम चल रहा था, तो मैं 2 रात सोया नहीं। फॉर 48 आवर्स आई डिड नॉट स्लीप। सो आई फाइनली केम होम एंड स्लेप्ट इन द मॉर्निंग, और उसके 2 घंटे बाद मुझे एक और रिकॉर्डिंग पे जाना था। तो मुझे लगा ठीक है 2 घंटा सोएंगे और चले जाएंगे रिकॉर्डिंग पे। मैं पहुंचा स्टूडियो, उन्हें मेरी शक्ल देख के लग गया था कि आज ये काम तो नहीं कर पाएगा, पर मैं अंदर से ना मैं मेरे मेरे मन से मुझे था कि मैं काम कर लूंगा। बॉडी वाज नॉट अग्रीइंग टू इट। ऐसे ठीक है चलो लेट्स डू इट। और वो कुछ ऐसा स्पॉट था इसमें कि ना 10 सेकंड में काफी सारी चीज आपको बोलनी है। जैसे टेलीविजन स्पॉट्स होते हैं ना कि आपको 10 सेकंड में काफी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसमें आपको ना और ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि आपको हर वर्ड क्लियरली बोलना है और टाइम लिमिट में फिट भी करना है। एंड आई कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड दैट डे। मैं माइक पे गया हूँ और मैं ऐसे फंबल कर रहा हूँ जैसे कि आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, या फिर मैं इंटॉक्सिकेटेड हूँ। Anybody who's listening to me, and unfortunately for me, the client was sitting in Mumbai. There was another artist who was to record with me, female artist. वो मुंबई में बैठी हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, and I was so embarrassed. And I told them कि नहीं 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 हो जाएगा, मुझे आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, मैं कुछ चाय पी के आता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, let's take a break. They said कोई बात नहीं, let's connect after an hour. हम बाहर गए, हमने चाय कॉफ़ी कुछ लिया, फिर वापस आए, and again I could not do it. I just could not speak one line. And I was wondering ये क्यों हो रहा है? छोटा सा तो काम है, ये करके मुझे निकल जाना चाहिए था अभी तक। But then I realized कि हमें कभी-कभी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं द पावर ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। हमारी वोकल कॉर्ड्स इतनी सेंसिटिव होती हैं और इतनी अहम होती हैं हमारे काम के लिए कि वो एक टायर्ड बॉडी में नहीं काम कर सकती। आपके हाथ पैर फिर भी चल रहे हैं, आप चल के स्टूडियो तक गए हैं, लेकिन आपकी वोकल कॉर्ड्स थकी हुई हैं, उनको रेस्ट नहीं मिला है 2 दिन से। एंड दैट वाज सच अ बिग लर्निंग दैट आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई विल टेक रेस्ट वेरी सीरियसली। आई विल स्पेस माय वर्क कि जहाँ मुझे मेरी बॉडी को रेस्ट मिले, मेरी आवाज़ को रेस्ट मिले। और नहीं तो फिर ये इंसिडेंट इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया। उस दिन मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया रोहित, मुझे अगले दिन का उनसे स्लॉट लेना पड़ा। and I apologized and they also figured out, but then obviously उनके लिए भी inconvenience था, but it was a huge learning for me. I don't know funny था या नहीं था, but ये बहुत ही एक है shocking experience था मेरे लिए। पर इन्हीं लर्निंग से तो हम बनते हैं, you know। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर लर्निंग्स ना हो, मिस्टेक्स ना हो, तो हम सीखें क्या, you know। फिर तो हम सीखेंगे ही नहीं कुछ। कई बार ऐसे होता है, ब्लूपर्स की आपने बात की, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट। कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट इतनी खराब होती है, इतनी खराब होती है कि मैं और रिकॉर्डिस्ट जो बैठे हैं सामने, हम कई बार सोचते हैं कि यार ये जब जाएगा भी ना, ये काम आगे निकल कर पब्लिश होगा ना, ये हम किसी को दिखा भी नहीं सकते। इट इज सो बैड, इट इज सो बैड, एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ इट बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हॉरर शो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम स्टूडियो की लाइट्स ऑफ कर देंगे, ठीक है, और सडनली हम एक ऐसा माहौल बना देंगे, लाइट्स बिल्कुल डिम हैं और मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि उसके बाद फिर वो घने जंगलों से गुजरता हुआ जैसे ही मेन सड़क पर आया, उसके सामने गाड़ी आकर रुकी, उस गाड़ी ने उसे अंदर आने को कहा। जैसे ही वो उस गाड़ी में बैठा, गाड़ी चलाने वाले शख्स ने पीछे मुड़कर कहा, सर ओटीपी दे दो। क्योंकि साहब आपको अपने आप को एंटरटेन रखना है, क्योंकि आपको वो एंथू पूरे रिकॉर्डिंग में मेंटेन रखना है, तो आप क्या करोगे, आप मजाक करोगे। तो वो सडनली, एंड आई जस्ट डिड इट आउट ऑफ दिस थिंग, एंड रिकॉर्डिस्ट वाज लाइक, सर ये तो स्क्रिप्ट में था नहीं, क्या कर रहे हो आप ये। मैंने कहा यार मैं पक गया हूँ, आई नीड टू ब्रेक दिस। तो ये इस तरह के इंसिडेंट हम काफी करते हैं। कुछ तो मैं बता भी नहीं सकता ऑन कैमरा, बट यस दिस इज समथिंग दैट आई कैन टेल यू, बट दिस is how we have to keep ourselves motivated and entertained. Yeah. तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो यार काफ़ी देर बात कर सकता हूँ आपके साथ इसके बारे में। खुद कितना सीखने को मिला मुझे खुद को। एक बात मुझे बताइए आप मेरे आवाज़ सुन रहे हैं, राइट? आप मुझे एक टिप दें कि मैं अपनी आवाज़ को बेटर कैसे कर सकूँ, स्पेशली पॉडकास्टिंग के लिए। सर आवाज़ बेटर करने की ना बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं आजकल। आई एम रियली थैंकफुल कि आजकल बहुत सारे कोचेस आ गए हैं इस काम में
to help you work on your voice. शायद हमने जब शुरू किया था इतनी ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो हमने ना बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, पैसिव ट्रेनिंग बहुत ली है, सुनकर बहुत सीखा है. तो अगर आपको एक्चुअली इम्प्रूव करनी है अपनी वॉइस, एंड माई एडवाइस टू यू विल बी दैट आपने अपनी इंडस्ट्री में, पॉडकास्ट इंडस्ट्री हो गई है, कुछ भी हो, यू नो द लेजेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री. वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे अपनी पॉजेस का कैसे यूज करते हैं, वो अपनी आवाज में कब वो उस आवाज को सॉफ्ट कर लेते हैं, कब वो उसको मॉड्यूलेट करते हैं. एंड इट्स नॉट अबाउट योर वॉइस, इट्स नॉट अबाउट योर वोकल टेक्सचर, इट इज अबाउट अगेन हाउ यू यूज इट. तो जब आप अपने आप को सुनते हैं या अपने आप को देखते हैं और फिर उन लोगों को देखते हैं, सो यू नीड टू बी, मैं कई बार लोगों से कहता हूं, गले को ट्रेन करने से पहले अपने कानों को ट्रेन करिए. तो जब आपके कान अकस्टम हो जाएंगे कि नहीं यार, मुझे यहां पहुंचना है और मैं यहां पर हूं, कई लोग ये गैप ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि यार मैं कैसे करूं. तो जब आप अपने आप को सुनते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, अगर वॉइसिंग में किसी को आना है तो आपको लैंग्वेज को लेकर ना बहुत पर्टिकुलर बनना पड़ेगा. नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी आपको वो एरर्स नहीं करने जो आप नहीं चाहते कि रिकॉर्डिंग्स में जाएं. मैं किसी दोस्त से अगर फोन पे बात करता हूं, उसे बोलता हूं कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, तो बोलता है गलत क्या होता है यार, गलत भी तो बोल सकते हैं ना. मैं सुबह गाजियाबाद गया, वहां आते वक्त गाड़ी खराब हो गई, तो बोलते हैं यार ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, गाजियाबाद खराब हो गई. आई सेड बिकॉज दैट्स द लैंग्वेज. सो आपको लैंग्वेज के बारे में बहुत पैशनेटली, बहुत ही ज्यादा ना आपको बनना, जैसे ग्रामराजी जिसको बोलते हैं ना, ग्रामर को लेके बहुत, ग्रामराजी बनना पड़ेगा आपको. यू हैव टू बी फैनेटिक फॉर फोनेटिक्स. You have to be very, very careful of your pronunciations. You have to be very, very careful of how am I sounding and how is this person sounding. अगर मैं आज हरीश भिमानी जी या फिर किसी भी बड़े आर्टिस्ट को अगर मैं सुनूं, तो मैं अमिताभ बच्चन को सुनूं, तो मैं कहूं यार मैं कैसे साउंड कर सकता हूं ऐसा, उनके जैसा नहीं, बट उनके जैसी प्रिसिशन में कैसे लेकर आऊं, उनके जैसी फ्लूइडिटी में कैसे लेकर आऊं. And then obviously there are a lot of techniques available. I am not the best person to teach you the technicalities of it, but I can just tell you the feeling. आप किस तरह से अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कि नहीं यार मैं इसकी तरह फ्लुएंटली, आराम से, एफर्टलेसली कैसे बोल सकता हूँ. मैं कब अपनी आवाज़ को ड्रॉप करके वो इमोशन ला सकता हूँ, मैं कब अपनी आवाज़ को थोड़ा शार्प करके वो एक्साइटमेंट ला सकता हूँ. वो बहुत सारी चीज़ें हैं which you will only learn once you are ready. And once you've identified कि यार मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ पहुँचना है. Thanks Ashish. Great learning, great inspiring what you just told us. And आपने beginners को भी बता दिया कि क्या करें. Language पहले सीखें rather than सीधे ही जाएं. So thank you very much Ashish, आपका यहाँ आने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए और हंसाने के लिए भी. Especially OTP दे दो, that was the best one. So आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया. Thank you so much Rohit, and all the best for your show. And I've seen a few episodes. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं. Thank you so much for having me. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. चलो गाइस, चलो अब अगर आप नए वॉइस आर्टिस्ट हैं तो प्लीज़ लैंग्वेज पे ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, अडॉप्ट करें एंड बी अडॉप्टेबल. चलो फिर नेक्स्ट वीक आऊँगा मैं नए मैवरिक्स के साथ. तब तक टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ.